हेलो दोस्तों, एग्जाम विद मी में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लासों में हम लोग ने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसी क्रम में आज मैं आपका प्रैक्टिस सेशन तीसरा लाया हुआ हूँ। तो चलिए सवाल लगाते हैं प्रैक्टिस सेट के, जो आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए आज का पहला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि यह क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है। एनालॉजी सादृश्यता, यानी कि जो पहला संख्या दी है उसका संबंध दूसरे से होगा, तो हमें ज्ञात करना होता है कि तीसरे का संबंध चौथे से क्या होगा। तो आप पहले और दूसरे में देखिए कि संबंध क्या दिया है। लिखा हुआ है 11:121, यानी कि 11 का वर्ग दिया है। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 11 का वर्ग। तो हमें अब क्या हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 17 का वर्ग करेंगे। तो 17 का वर्ग कितना होता है, 289, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 पर लिखा हुआ है। सवाल समझ में आया आप लोगों को। यह क्वेश्चन एनालॉजी का था। एनालॉजी में आपको पता है कि जिस प्रकार पहला संबंधित होता है दूसरे से, उसी प्रकार हमें तीसरे का संबंध निकालना होता है कि चौथे से किस प्रकार होगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है 121, तो जो हमारी तीसरी संख्या का आंसर जो दिया हुआ है उसका आंसर क्या होगा, स्क्वायर के रूप में होगा। तो 17 का स्क्वायर कितना हो गया, 289। समझ में आया, ये दिस इज आंसर। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल देखिए, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। इसमें आपको 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं एक जैसे फॉलो करते हैं, जबकि एक जो उनसे डिफरेंट फॉलो करता है। तो हमें उसी की पहचान करना है कि डिफरेंट कौन सा है और जो 3 जो है वो किस प्रकार से फॉलो करते हैं। चलिए पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है MHC और दूसरा ऑप्शन है आपका LGB, तीसरा ऑप्शन है आपका FAU, चौथा ऑप्शन है आपका ZUP। यानी कि अब आपको देखना है कि कौन सा हमारा जो है फॉलो नहीं कर रहा है। 3 जो है एक जैसे फॉलो करेंगे और एक जो है डिफरेंट फॉलो करोगे, वही हमें ज्ञात करना है। तो आप देखिए, आपको रीजनिंग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आपको अंकों की कोडिंग याद होनी चाहिए कि वह किस नंबर पे है। आपको पता है कि अल्फ़ाबेट में M किस नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। इसी प्रकार H किस नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। और C कितने पे आता है, 3 नंबर पे। आगे देखेंगे, L किस नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। G किस नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। B आता है 2 नंबर पे। F किस नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। A आता है 1 नंबर पे। U आता है 21 नंबर पे। Z आता है 26 नंबर पे। U आता है 21 नंबर पे और P आता है 16 नंबर पे। आप देखो सब में हमें 5 का गैप मिल रहा है। 13 से हमारा 5 घटा तो 8 आया, फिर उसके बाद हमने देखा 8 से हमारा घटा तो 3 आया। इसी प्रकार इसमें भी 12 से घटा 5 तो 7 आया, 7 से 5 घटा 2 आया। इसमें देखिए 26 से 5 घटा 21 आया और 21 से 5 घटा 16 आया। जबकि इसमें देखो आप लोग 6 से 1 में गया तो 5 आया, लेकिन जब हम 1 से 21 में 5 घटाएंगे, यानी कि हम 1 के पीछे जाएंगे अल्फ़ाबेट में, तो हमारा आएगा 26, 25, 24, 23, इस तरह आएगा। यानी कि हम 5 घटाना है, जबकि हमारे 5 घटाने पे 21 नहीं आता, तो हमारा ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब आपको देखा होगा सवाल में कि आपको कोडिंग याद होगी, तभी आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यदि आपको कोडिंग नहीं याद तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप बता ही नहीं पाओगे कि क्या रूल फॉलो कर रहे हैं, 3 ऑप्शन और एक कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमें उसी की पहचान करनी होती है। तो पहला ऑप्शन आपका था MHC,
यानी कि M जो है 13 नंबर पे होता है, H आपका 8 नंबर पे होता है, C आपका 3 नंबर पे होता है। उसी प्रकार आपका L G B था, तो L की कोडिंग होती 12, G की होती 7, B की होती 2, और तीसरे में था FAU 6 1 21। इसमें भी 5 का अंतर हो रहा था, लेकिन जो लास्ट वाला संख्या था उसमें 5 का अंतर नहीं हो रहा था, जबकि हमारे ऑप्शन 1 2 और ऑप्शन 4 में 5 5 का रूल फॉलो कर रहा था, तो इसलिए हमारा डिफरेंट आंसर हुआ। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? FAU वाला। किस नंबर पे है? 3 नंबर पे। सवाल समझ में आया? ये जो सवाल मैं पढ़ाया था, एक चैप्टर होता है आपका रीजनिंग में क्लासिफिकेशन। मैंने देखो आपको पहला सवाल एनालॉजी का पढ़ाया, दूसरा सवाल क्लासिफिकेशन का पढ़ाया। हम लोग SSC GD में हर चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट कर लाते हैं, जिससे आप लोग की तैयारी बेहतरीन हो सके। कैसे करते हैं? देखिए वाला सवाल, आपका ये वाला सवाल जो है ये भी एनालॉजी से जुड़ा हुआ सवाल है। इसके लिए आपको कोडिंग डिकोडिंग आना जरूरी है। चलो देखते हैं इसको कैसे किया इन्होंने। INSERT का संबंध हमारा NIXZTR से है, तो हमें निकालना है SECOND का संबंध किससे होगा। आप देख रहे होंगे कि I हमारा इधर लिखा था तो इधर आ गया, N इधर लिखा था इधर आ गया, तो उसी प्रकार आपको पता चल रहा होगा E इधर लिखा है इधर आ गया, और S इधर लिखा हुआ है तो इधर आ गया। अब इसके बाद लास्ट में देखिए R इधर आ गया और T इधर आ गया, तो इसमें भी N इधर आ जाएगा, D इधर आ जाएगा। अब आपको पहला दूसरा और लास्ट का पहला दूसरा पता चल गया है। अब बीच के आपको 2 अंक देखने हैं, 2 क्या परिवर्तन है। ये आपका S किस नंबर पे होता है? 19 नंबर पे, और जो E होता है वो आपका होता है 5 नंबर पे। अब आप देख रहे होगे कि जो S है और ये होता है 26 पे और ये होता है 24 पे, होता है कि नहीं होता? आपने देखा यानी कि X होगा 24 पे और E होगा 5 पे। आपने देखा जो संख्या इधर बदल रही तो +7 हो रही, कितनी हो रही है? +7, और इसमें जो है इधर बदल रही तो -7 हो रही है। तो यानी कि जो हमारा इधर से आएगा ये +7 में आएगा। C होता है हमारा 3 नंबर पे। C कितने नंबर पे होता है? 3 नंबर पे, तो हमारा 10 नंबर पे क्या हो जाएगा? J, यानी कि D के बगल में हमारा आ जाएगा J। अब आप देखिए कि इस ऑप्शन में ES पहले है और DN, देखो ES इसमें है और DN ये है, ES इसमें है, ES वाला ऑप्शन आपको एक ही दिख रहा है जिसमें ES पहले हो और DN बाद में हो, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा नंबर। कौन सा सही होगा? चौथा नंबर। आज जब इसमें 7 हम लोग का जुड़ रहा था तिरछा होके, तो इसमें O में 7 हम घटा देंगे, O का कितना होता है? 15, 15 में 7 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 8 किसका हो जाएगा? H का। समझ में आया सवाल? सवाल में ये कह रहा था कि यदि हम इंसर्ट को NIXZTR के रूप में लिखे तो हम सेकेंड को क्या लिखेंगे? तो आपने देखा कि जो पहला अक्षर है वो तिरछा लिख गया और जो दूसरा अक्षर है वो तिरछा लिख के पहले पे आ गया। इसी प्रकार बाएं, जब हम लोग दाएं से देखते हैं तो जो लास्ट सेकेंड है वो लास्ट में पहुंच जाता है और जो लास्ट वाला है वो एक लास्ट के सेकेंड में आ जाता है। और जो बीच के 2 अंक दिए हैं इनमें 7 का अंतर है, 7 घटा रहे हैं और 7 हम लोग जोड़ रहे हैं एक में। तो उसी दौरान जैसे इसमें C और O आया था, C का 3 होता है तो 7 जोड़ दिया तो 10 हो गए, तो यानी कि J की वैल्यू हो गई, और O जो होता है 15 होता है, 15 में 7 घटा दिया तो 8, 8 की वैल्यू H होती है, जिसमें ऑप्शन आपका 4 मैच कर रहा है। नेक्स्ट सवाल,
ये आपका सीरीज से जुड़ा हुआ सवाल है। सीरीज आपकी दी है 16, 17, 25, 52, 116 और 243। इसमें यह कह रहा है कि उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। इसमें एक ऐसी संख्या लिखी हुई है जो सीरीज को फॉलो नहीं कर रही। आपको 16 लिखा है, लिखा रहने दीजिए। 16 के बाद आप देखिए इसमें गैप है 1 का, और इन दोनों में गैप कितने का है? 8 का। इसमें कितने का गैप है? 27 का। इसमें कितने गैप है? 6 में 2 गए 4, 11 5 64 का। और इसमें कितने गैप है? निकालिए इसमें कितना गैप आएगा। इसमें गैप आएगा आपका 127। कितने का गैप आएगा? 127। अब आप देखो, ये हमारा इसमें 1 का गैप था, इसमें 8 का गैप था, इसमें 27 का गैप था, इसमें 64 का और इसमें 127 का। आप देखो ये हमारा लिखा है 1 का क्यूब, और ये लिखा है हमारा 2 का क्यूब, ये लिखा है हमारा 3 का क्यूब, और ये लिखा है 4 का क्यूब। तो हमारे यहाँ क्या होगा? 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 125। यानी कि इधर पे हमारा 243 की जगह क्या होना चाहिए? 241। जबकि हमारा सीरीज में क्या लिखा हुआ है? 243। तो इसलिए हमारा कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है? 243। यहाँ पर 241 लिखा होता तो हमारा ये वाला रूल फॉलो करता। समझ में आया? सबकी हमने गैपिंग देखी। पहले में 1 की गैपिंग आ रही है, फिर 8 की गैपिंग आ रही है, फिर 27 की, फिर 64 की, फिर 127 की। तो जो हमारी गैपिंग है ये हमारे क्यूब के रूप में है। तो हमने 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब देखा। जबकि 5 का क्यूब है इधर हम लिखेंगे तो हमारा 241 आएगा, लेकिन इधर पे हमारा 243 लिखा हुआ है। हमें यही तो छांटना था कि जो है इन चारों में से कौन सा संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह भी सीरीज से जुड़ा हुआ है। इसमें लिखा है 64, 12, 27, 216, क्वेश्चन मार्क 343, इधर लिखा 512, 40 और 125। अब इसमें देखो कि क्या हो रहा है। अब देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं इनमें क्या परिवर्तन है। यदि इसमें हम लोग को नहीं आता तो हम लोग इनमें देखते हैं कि किस प्रकार से सीरीज चेंज हो रही है। पहले हम इस तरह देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पहला जो संख्या लिखी है ये हमारी 4 का क्यूब है, और जो हमारी लास्ट में संख्या लिखी है हमारी 3 का क्यूब है। इसी प्रकार ये हमारा 8 का क्यूब लिखा है, और ये 5 का क्यूब लिखा है, और ये भी आप देख रहे होंगे ये 6 का क्यूब है, और ये हमारा 7 का क्यूब है। अब आप देखो कि आपका आ रहा है पहले में 12, और दूसरे वाले में आपका आ रहा है 40। आप देखो कि 12 कैसे आया होगा। जब 12 होगा यानी कि 4 का गुणा हमने 3 से किया होगा, यानी कि पहली संख्या का गुणा हमने लास्ट वाली संख्या से किया होगा तो 12 आया। उसी प्रकार इसमें भी पहली संख्या का गुणा लास्ट से किया तो हमारा 40 आया। अब आप देखिए इस वाले में 6 दिया हुआ है और इस वाले में 7 दिया हुआ है। लास्ट वाले में तो हम इसका क्या कर लिया? गुणा। तो हमारा क्या आ गया आंसर? 42। समझ में बात आया? क्या किया हम लोगों ने? आपने देखा कि सीरीज जो है हमारी 64, 12, 27 के रूप में थी। उसके बाद 216 और क्वेश्चन मार्क
216 और क्वेश्चन मार्क 343, उसके बाद 512, 40 और 125। तो आपने देखा कि जो लिखा हुआ था पहली संख्या और लास्ट में ये सब क्यूब लिखे हुए थे। पहले में 4 का क्यूब था और लास्ट वाले में 3 का क्यूब था। तो आपने जब 4 के क्यूब का 4 से निकाल लिया, उससे 3 निकाल लिया, इनका आपस में गुणा कराया तो 12 प्राप्त हो रहा। इसी प्रकार लास्ट वाले में 512 8 का क्यूब था और 125 जो है 5 का क्यूब था। तो इनका भी आपस में संख्या निकाल के इसे गुणा करा दिया तो आपका आंसर 40 आ रहा था। तो अब हमें पता चल गया कि जो 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है तो इनका आपस में गुणा करा देंगे तो 42 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब याली भी सीरीज का है 1, 2, 9, 64 और क्वेश्चन मार्क, यानी कि 1, 2, 9, 64 के बाद कौन सी संख्या आएगी। अब आप देख रहे होंगे कि 1 की पावर 0 करेंगे तो हमारा मान आएगा 1। कभी भी किसी की पावर 0 करते हैं तो उसका मान वही आता है। फिर इसके बाद हम 2 की पावर 1 कर देंगे तो हमारा आएगा 2। 9 लिखा है तो 3 की पावर 2 यानी कि 9 और 4 की पावर 3 हुआ हमारा 64। अब हमें लास्ट वाला निकाल। आप दिमाग लगाइए, आप देखिए कि हमने पहले 1 था, फिर 1 के बाद हमारा 2 आ गया, 2 के बाद हमारा 3 आ गया, 3 के बाद हमारा 4 आ गया। यानी कि ये तो हमें पता चल रहा है कि जो भी अब सीरीज आएगी वो 5 आएगी, मतलब 5 का होगा। ये नहीं पता कि कितने घात होगा 5। क्यों 5 होगा? क्योंकि हमने देखा पहले में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है। तो आप लोग ने देखा कि एक एक नंबर बढ़ रहा है तो हमने इसमें बढ़ा दिया। अब घातों में भी देखो पहले 0 थी, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, तो इसमें घात कितनी आ जाएगी? 4। यानी कि जो हमारी आगे सीरीज फॉलो होगी वो 5 की पावर 4 के रूप में होगी। आप 5 की पावर 4 का मान आप लोग जानते हैं कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 जब लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 625, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 पर है। समझ में आया? आपने देखा कि इसमें हमारी जो सीरीज फॉलो कर रही है वो 1 की पावर 0 इज इक्वल 1, 2 की पावर इज इक्वल 1 2, 3 की पावर 2 इज इक्वल 9, 4 की पावर 3 इज इक्वल 64। तो हमारी जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो 5 की 4 पावर होगी, तो यानी कि 5 की 4 पावर का मान हमारा होता है 625, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 पर मैच कर रहा है। नेक्स्ट सवाल, यह सवाल हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये होता है सिटिंग अरेंजमेंट। इसको हमें बैठाने में बहुत टाइम लग जाता है। इसको कभी भी क्वेश्चन पेपर में आए आप लोग सबसे लास्ट में करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत टाइम टेकन होता है। आप बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए, जब सिटिंग अरेंजमेंट है इसको बाद में सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इससे कभी कभार हम लोग ये देखते हैं कि बैठाने में उनका अरेंजमेंट सही नहीं हो पाता, तो हमारा जल्दीबाजी के चक्कर में वो क्वेश्चन गलत भी हो जाता है और हम लोग समय भी लॉस कर चुके होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट पर ही ले जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लगाया। क्वेश्चन कह रहा है 6 मित्र थे। कौन थे? 6 मित्र थे। कौन कौन थे? पी था, क्यू, आर, एस, टी और यू। एक दूसरे से समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे, यानी कि जो उनकी डायरेक्शन थी वो सब केंद्र की ओर देख रहे थे। यानी कि जैसे मान लो इधर कोई मेज हो गई हमारी, क्या हो गई? ये हमारी मेज हो गई। मेज है हमारे, 6 लोग बैठ गए जिनका मुंह केंद्र की ओर है, यानी कि ये लोग केंद्र की तरफ देख रहे हैं। 2 इधर बैठा लो, 2 इधर बैठा लो, 2 बैठ गए, 6 लोग बैठ गए। चलिए आगे चलते हैं। उसने कहा है जो हमारा एस है, कौन? एस। एस कहाँ पे? यू और क्यू के बीच बैठा है। जो हमारी पहली कंडीशन बोलती है हम उसको सबसे पहले बीच में बैठा लेते हैं। तो यस जो है यू और क्यू के बीच में है,
यानी कि जो हमारा एस दिए है यू और क्यू के बीच में है, हमने बैठा लिया। देखो एस यू और क्यू के बीच में है, लेकिन ये नहीं उसने बताया कि हमारा यू जो है वो बाएं पर होगा कि दाएं पर होगा। लेकिन हम लोग ने अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं इस तरह बैठा के। यदि u को और q को इधर उधर बैठा लिया, u को बाएं में और q को दाएं में, यदि इससे आंसर आ जा रहा है तो सॉल्व कर लेते हैं, यदि नहीं आ रहा तो जहां पर u लिखा है वहां पर q को बैठा लेंगे और जहां पर q लिखा है वहां पर u को बैठा लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है p जो है वो s के बाएं दूसरे, मतलब जो p बैठा है s के बाएं। अब मान लो कोई व्यक्ति s पे इधर बैठा है तो इसका बाएं हमारा ऊपर इधर की ओर होगा और दाएं हमारा इधर की ओर होगा। यानी कि हमें p को कहाँ बैठाना है, s के बाएं दूसरा। इसके बाएं तो एक ये नंबर p हो गया और दूसरे नंबर पे हो गया, कौन हो गया, p। चलिए फिर इसके बाद देखिए और t जो है और t के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी कि जो p हमारा है वो s के बाएं दूसरे स्थान पर और t के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, p। p की कंडीशन दोनों दे रहा है, तो यानी कि t के दाएं। यदि मान लो इधर और इधर तो बैठा लिया, अब हम इधर t को जैसे बैठा लिया तो t जैसे मान लो t इधर पे हमारा, तो t का बायां इधर की ओर होगा और t का दायां इधर होगा। दूसरे स्थान पर p बैठा है, यानी कि t इधर बैठा होगा तो एक गैप छोड़ दिया, p यहाँ हो गया, यानी कि इधर वाली भी कंडीशन आपकी फॉलो कर गई। और उसके बाद तो कहते हैं जो q बैठा है, q वो t और s के बीच में बैठा है। देखो q की कंडीशन हमने q को इधर ही बैठाला था, तो t इधर है और s इधर है, यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी मैच कर गई। आपको जो भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है आपको पूरी कंडीशन को देखते हुए उसका फिगर बनाना होता है। यदि एक कंडीशन से आपका आंसर नहीं आता तो हम दूसरी कंडीशन लगाते, लेकिन आपने देखा कि जो s जो है u और q के बीच में बैठा, हमने u को बाएं बैठा लिया, q को दाएं बैठा लिया, तो हमारी जो तीसरी कंडीशन दी हुई थी कि जो है q जो है t और s के बीच में बैठा है, तो उसको भी इसने फॉलो कर लिया। जब इसने फॉलो कर लिया अब हमारा बचा क्या, p हो गया, q हो गया, अभी हमारा r बचा है, तो हमने r को यहाँ पर बैठा लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है s के सामने कौन बैठा है। अब s के सामने आप लोग को क्या दिख रहा है, r बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। सिटिंग अरेंजमेंट एक डिफिकल्ट चैप्टर है, इसमें आपको अरेंजमेंट करना बहुत ही कम समय में आसानी से आना होता है, तभी आप उसका सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। आपने देखा होगा कि हर सेशन में जो प्रैक्टिस की हम लोग की सीरीज चल रही है उस पर मैं आपको एक नया क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का लेकर आता हूँ, जिससे आप लोग की प्रैक्टिस हमारे एग्जाम विद मी के साथ अच्छे से हो सके, जो आपके SSC GD के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान साबित होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यह वाला क्वेश्चन आपका न्याय निगमन से है। हर प्रैक्टिस सेट में आपको देखते होंगे आप लोग कि हम लोग ने जो प्रैक्टिस सेशन लेके आए, हमारे अदर टीचरों भी जो सेशन लेके आ रहे हैं वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं जो हमारे SSC GD 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उसी क्रम में मैं आप लोगों को एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं जिसमें हमारे बहुत ही चुनिंदा सवाल होते हैं जो हर चैप्टर से होते हैं। तो उन्हीं में एक चैप्टर होता है न्याय निगमन, जो हर कंपटीशन में एक न एक सवाल, 2 सवाल भी आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने के मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसी क्रम में एक सवाल और आया हुआ है, चलिए देखते हैं। उसने कहा है कि सभी फल तने हैं। कथन हमारा कहता है कि सभी फल तने हैं, यानी कि जो फल है सभी फल तने हैं, ठीक है। इसके बाद उसने कहा है कुछ फल
सभी फल तने हैं, कुछ फल पत्तियां हैं। तो हम इसका फिगर यूं और यूं करके भी बना सकते हैं, यानी कि ये फल हो गया और ये तना हो गया। चलो मैं साफ फिगर आपको बना देता हूँ, इसमें आप लोग को समझ में कम आ रहा होगा। जैसे ही हमारा हो गया फल, सभी फल हमारे क्या हो गए, तना। अब उसने कहा है कुछ फल पत्तियां हैं, यानी कि जो ये फल का गोला है इसमें कुछ फल हमारी पत्तियां हैं। अब आपको आंसर निकालना है, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ तने पत्तियां हैं, और जो दूसरा निष्कर्ष आपका कह रहा है कि कुछ पत्तियां फल हैं। तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। अब देखो उसने पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ तने पत्तियां हैं। अब आप ये देखो कुछ तने पत्तियां हैं, यानी कि जो ये गोला दिया है तने वाला, ये पत्तियां वाला का गोला है, यानी कि बीच से इसको काट रहा है। यानी कि जो कुछ ना कुछ जो तना है, कुछ ना कुछ तना जो है पत्तियां शो ऑफ हो रही हैं। तो यानी कि निष्कर्ष एक हमारा फॉलो कर रहा है। इसके बाद दूसरा कहा है कुछ पत्तियां फल है, यानी कि कुछ पत्तियां फल हैं। आप देख रहे हो कि पत्तियां का आपका जो फिगर है ये दिया हुआ है और पत्तियों का फिगर ये दिया है। तो कुछ आपको ये देखो ये गैपिंग दिख रही है, तो यानी कुछ पत्तियां आपकी फल है। तो आप देखिए निष्कर्ष एक और दो दोनों निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये वाला भी आपका अल्फाबेट सी से जुड़ा हुआ सवाल है। इसमें आप लोग को देखना होता है कि किस नंबर पे कौन सा शब्द आएगा। तो देखो एम ओ एन तीनों में आ रहा है, तो अभी इसको इसमें भी कोई नहीं हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा होगा। अब इसके बाद आप देखते होंगे कि उसके बाद हमारा चौथा ए है, फिर इसमें चौथे नंबर पे ई आया है, यानी कि हमारा चौथा पहले आएगा फिर हमारा दूसरा आएगा। आप देखो चौथा और दूसरा किस उसमें है, चौथा और दूसरा इसमें है, यानी कि हमारा तीसरा भी सही हो सकता है और पहले भी हो सकता है। अब इसके आगे देखते हैं, पांचवा इसमें वाई है और इसमें आर है। अब पांचवा नंबर पे अब चौथा और दूसरा तो इसमें भी है, इसमें क्या लिखा है दो, चौथा दूसरा पहला। अब देखो आप 3 अंक तक तो सेम थे, चौथे में आप देख रहे होंगे कि इसमें ए आ रहा है यानी कि ये, और इसमें हमारा ई आ रहा है, और इसके बाद आप देखो बच्चा ये के, और इधर आपका बच्चा ओ, और इधर बच्चा आपका एस। अब आपको पता है कि के पहले आता है, ओ बाद में आता है अल्फाबेट में, फिर एस आता है, यानी कि आपका पहला फिर तीसरा और फिर पांचवा। आप देखिए किस ऑप्शन है, चौथा दूसरा पहला तीसरा पांचवा, चौथा दूसरा, चौथे के बाद दूसरा, देखो चौथे के बाद दूसरा फिर पहला फिर तीसरा पांचवा, यानी कि तीसरा आंसर। आप लोग ने देखा होगा कि इसमें हम अल्फाबेट सीरीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है। इसमें जैसे हमारे अल्फाबेट जिस क्रम में होते हैं उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि कौन किस क्रम पे है। ये कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा हुआ सवाल है। CALM को हम लोग ने लिख दिया DCOQ। सी की कोडिंग होती है 3, ए की 1, एल की 12 और एम की 13। तो एक बढ़ के लिखा हुआ 3 की जगह 4, ये हो गए 3, और एल लिखा हुआ 15 और ये लिखा हुआ 17।
तो यानी कि पहले में हमारा 1 बढ़ा है, फिर हमारा 2 बढ़ा है, फिर हमारा 3 बढ़ा है, फिर हमारा 4 बढ़ा है। तो बस इसको भी इसी हम लोग कर लेंगे। COO के C की कोडिंग 3, O की 15, इसकी O की 15 और इसकी 11 है। K की क्या होती है 11। तो 3 में 1 बढ़ा देंगे 4 यानी कि D। इसमें हम कितना 2 बढ़ा देंगे तो O के बाद 2 बढ़ाएंगे तो Q, और इसमें 3 बढ़ा देंगे तो R, इसमें 4 बढ़ा देंगे तो 15 में पहुंच जाएगा 15 O, यानी कि हमारा DQRO ऑप्शन नंबर 3। कोडिंग डिकोडिंग सबसे सरल चैप्टर होता है, आपको बस केवल कोडिंग याद करनी होती है जो हमें बताता है कि सीरीज किस क्रम में बढ़ रही है आगे। नेक्स्ट सवाल, ये भी आपका एनालॉजी से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित होती है उसी प्रकार रसोई किससे संबंधित होती है। आपको पता है कि जितनी भी फैक्ट्रियां होती हैं उसमें उत्पादन होता है, कहीं ब्रेड बन रहा है, कहीं सीमेंट बन रही है, कहीं पढ़ाई के साथ इक्विपमेंट बन रहे हैं, मतलब जितनी भी फैक्ट्रियां होती है वो सब उत्पादन संबंधित होती है। तो जिस प्रकार फैक्ट्री में किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है उसी प्रकार रसोई में क्या होता है, रसोई में हमारा क्या बनता है, खाना बनता है जो पकता है। आयोजन तो रसोई में किसी चीज़ का होता नहीं है, और ना ही फल होते हैं रसोई में, फलों को तो हम लोग फ्रिज में रखते हैं, ना सब्जी का संबंध होता है, सब्जी भी हम लोग बाहर रखते हैं। लेकिन उसने कहा कि फैक्ट्री में उत्पादन होता है, यानी कि फैक्ट्री जिस प्रकार से कोई चीज़ प्रोडक्ट बनता है तो उसी प्रकार से हमें देखना होता है कि रसोई में क्या होता है, खाना पकाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, ये भी सीरीज का है। UKT के बाद PFOKAJ, इसके बाद क्या आएगा ये देखना है। U होता है 21, T होता है आपका 20, P होता है 16, ये होता है 15, ये होता है 6, K का कितना होता है JK यानी कि 11। K का हो गया 11, इसका 1, J का 10। अब इसके आगे हमें सीरीज देखनी है। आप देखो इधर 21 है, फिर ये हमारा 21 से 16 हो गया, 16 से हमारा 11 हो गया, यानी कि 21 से 16, 16 से 11, 11 से 6। यही तो हम लोग करेंगे, क्योंकि 6 5 11 5 16 5 21, यानी कि 5 5 जो भी सीरीज का, जैसे मान लो UKT है, PF और K और KAJ है, इन्हें सब में 5 5 का अंतर आ रहा है। तो इसी प्रकार हमने इसको भी 5 5 का गैप कर दिया, यानी कि 6 होता है F का। अब इसके बाद 11 से इसमें भी देखेंगे 6 का अंतर आ रहा है, फिर ये 6 घट 5 मतलब 5 का अंतर आ रहा है, सब में 5 5 का अंतर, तो इसमें भी 5 का अंतर कर देंगे। तो जैसे हमारा था A, अब हम A में, जैसे A में हम 5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा V। कितना आ जाएगा V। अब हमारा था T 20, 20 से 15, 15 से 10, अब जो भी आएगा वो 5, 5 किसका होता है E का, यानी कि हमारा F V और E। सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगला। स्लैम को लिखा है 57, इधर 36, इधर 33 और 9। S का होता है हमारा 19, L का होता है 12, A का होता है 1 और M का होता है 13। आप देख रहे हैं कि 57 लिखा है यानी कि 19 में 3 का गुणा किया, और इधर 36 लिखा है तो इसमें भी 3 का गुणा हुआ, 1 में 3 का गुणा किया तो 3 आया, और 13 का फिर गुणा किया तो 39 आया। यानी कि हर संख्या में 3 का गुणा करना है, जो होता है इसी प्रकार ट्वाई भी लिखा था 60, 45 और 75। तो T का होता है 20, O का होता है 15, Y का होता है 25, यानी कि इसका 3 गुना लिखेंगे सब में, तो इसका 60, इसका 45 और इसका 75। तो आपने देखा कि जो भी क्वेश्चन है उसका हमें 3 गुना करना है। तो क्लियर क्या करते हैं सवाल को, देखिए क्लियर है, CLEAR
सी का होता है 3, एल का होता है 12, ई का होता है 5, ए का 1, आर का 18, यानी 3 का 4 गुना किया, 3 का 3 गुना तो 9, 12 का 36, 5 का 15, 1 का 3, 18 का 3, यानी कि 936, 15, 354, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आज के इतने क्वेश्चन थे जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में लेकर आया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे अच्छे और क्वेश्चन लाएंगे। आप लोग ने एग्जाम विद मी में इतना आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए एग्जाम विद मी आपका हमेशा रेडी रहेगा, और आप एग्जाम विद मी के साथ इसी तरह बने रहे। जय हिंद, जय भारत।